नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन हब में। इंडिया एजुकेशन हब आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराता है। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और बिना स्किप किए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, फैक्ट बताए जा रहे हैं, उन्हें ज़रूर सुनिएगा। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो आज हमने आपके सामने हेडिंग आपको दिख ही रही होगी, सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हम थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं, इसे कैसे हम डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि हम इसे और आसानी से और अच्छे से समझ सकें। इसी में अगर हम हिस्ट्री की बात करें पुराने टाइम में, तो नॉर्मली आप जानते हैं कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, मतलब कि एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। प्राचीन इतिहास में भी कई भागों में बांटा गया है, उसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक नज़र हम डालते हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास की बात करें तो उन्हें 3 वर्गों में मुख्यतः बांटा जाता है, जैसा कि प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और थर्ड है ऐतिहासिक काल। इससे पहले जो हमने ऐतिहासिक काल के बारे में बात की हम कि मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सभी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या ऐसा मतलब एक कह सकते डिफरेंस है जो ऐतिहासिक काल में नहीं आता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जब धरती पे बहुत पहले जो है आदिवासी लोग निवास करते थे, बंदर जैसे दिखते थे, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। वो लोग सभ्य नहीं थे, सिविलाइज्ड नहीं थे। उन्होंने जो है आग की खोज की, फिर वो शिकार करते थे। तो इन सभी के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो प्रागैतिहासिक काल में मिलती है, ठीक है। इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रो हिस्ट्री इसे भी इसे प्रो हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि वह इतिहास जिसमें हमें जो है जो सोर्स है, स्रोत की जानकारी किससे प्राप्त होती है? पुरातात्विक स्थलों से होती है, ठीक है, या उनके वस्तुओं से होती है। और इनके जो है इनके कोई मतलब लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक है। लिखित प्रमाण ना होना। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे बड़ी ये बात है कि उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, तो जिसका कोई लिखित प्रमाण ना हो, सिर्फ पुरातात्विक शास्त्र मिलते हों, जैसे कि वो कौन से औजार प्रयोग करते थे, ठीक है, हड्डी मांस ये सब मिलना, ये किसके लक्षण हैं? प्रागैतिहासिक काल के लक्षण हैं। अब हम इसमें आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। इसमें क्या है? तो इसमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। लिखित प्रमाण कैसे? जैसे कि मोहरे प्राप्त है ना, तो मोहरे एक लिखित प्रमाण हो जाता है, उस पर जो दर्शाया गया उनसे भी कई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पर लिखित प्रमाण है, पर इसे पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ पर समझिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पर कोई कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ वहाँ पर वस्तुएं प्राप्त हो रही है, जिससे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बहुत पहले के लोग आखेट करते थे, शिकार करते थे। उन्होंने जो अपने बड़े बड़े औजार रखे थे, काफ़ी वो नुकीले थे, ताकि वो जानवरों को आसानी से मार सके, और जो है कच्चे मांस का प्रयोग करते थे, कच्चा मांस खाते थे। ये सभी प्रागैतिहासिक काल में हुआ करता था, ऐसा माना जाता है।
आधे आजादी काल में ऐसा क्या हुआ, तो वो उन लोगों की भाषा थी, उन्होंने जो है अपने लिखा था बट उसे पढ़ा नहीं जा सका। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उदाहरण में आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सभ्यता के बारे में हमें बहुत सी जानकारियां मिली, पर इसका जो लिखित प्रमाण है उसे अभी तक मनुष्य नहीं पढ़ सका है, ठीक है। इसीलिए उसे आधे ऐतिहासिक काल में रखते हैं कि जिसमें जो है लिखित प्रमाण तो है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका। अब ऐतिहासिक की ओर हम बढ़े तो सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया था कि एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इनसे अभी इसी में आते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें पुरातात्विक तथ्य भी मिलते हैं और लिखित प्रमाण भी मिलता है। और इसे क्या किया जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चार्ट के द्वारा इसको समझ लिया दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, लिखित प्रमाण नहीं होते हैं। आधे ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण है पर उसको पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल जिसमें कि हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। अगर अब हम नज़र डालें प्रागैतिहासिक काल में तो इसमें क्या आता है, इसमें किन रूपों में बांटा गया है, तो पाषाण युगीन में बांटा गया, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसे आप इसके नीचे एक और हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है, कि प्रागैतिहासिक काल को कितने में बांटा गया है। तो पहला है पूरा पाषाण काल, एक सेकंड हम इसे इरेज कर देते हैं, उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, आपने इसे नोट कर लिया होगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब यहाँ पर सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब आप बताइए कि क्या मनुष्य बहुत पहले एकदम सिविलाइज था, जो सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त थी? जी नहीं थी, उन्हें किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त नहीं थी। वो दर बदर मतलब कहीं भी घूमते रहते थे, उनका कोई ठिकाना नहीं था, वो कहीं भी घूमते रहते थे और जो शिकार मिलता था उसे खा लेते थे। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था, उस टाइम का मानव जो है कहीं भी घूमता रहता था, ठीक है, और उनके औजार कैसे होते थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते थे। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उस समय का मानव बड़े बड़े हथियार यूज़ करता था, भारी भारी, ठीक है। और अगर आप मध्य पाषाण में अगर अंतर करना चाहे तो मध्य पाषाण के लोग छोटे छोटे उपकरण यूज़ करते थे, ठीक है। इस टाइम तक आते आते उनको इतना ज्ञात हो गया कि अगर हम भारी जो है चीज़ यूज़ करेंगे, पहले तो हमारी ऊर्जा भी खत्म होगी और भारी चीज़ उठा के फेंक भी नहीं सकते ज़्यादा दूर, तो शिकार करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे और काफ़ी ज़्यादा नुकीले उपकरण बनाए, ठीक है। इस टाइम के जो उपकरण थे वो ज़्यादा अधिक नुकीले नहीं थे, ठीक है, उसमें कोई डिज़ाइन भी नहीं था। और मध्य पाषाण में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान दिया गया कि जो उपकरण हो वो नुकीले हो ताकि जानवर को मारे और वो मर जाए एक बार में, ठीक है, ऐसे उपकरण बनाए गए। नवपाषाण में क्या देखने को मिलता है, जैसे ही नवपाषाण काल में आते आते जो जितने भी औजार थे काफ़ी पॉलिशदार थे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं छोटा सा कि पॉलिशदार औजार। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि पॉलिशदार जो औजार है वो किस काल में बनना स्टार्ट हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में जो है आग का यूज़ भी इन्होंने सीख लिया था, जैसे कि खाना जो मांस होता है उसको पकाकर खाना, तो आग के बारे में जानकारी, ठीक है, जानकारी किसे कैसे यूज़ करना है नवपाषाण कालीन लोगों को आ गया था। मध्य पाषाण काल में जो है फलक, वेधनी,
इन सभी तरह के औजार आने लगे थे, इन्होंने बनाना सीख लिया था। फलक, वेधनी, तीर कमान जो होता है वो भी इस टाइम पर आ गया था, मध्य पाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आदि ऐतिहासिक काल में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसी पे हमारा फोकस रहेगा। ये सभ्यता कब आई थी, कैसे आई थी, यहाँ के लोगों का जो है धार्मिक जीवन कैसा था और व्यवसाय कैसा था, और ये किस नदी के किनारे बसे थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नॉट स्पेशल फॉर BHU, कोई सा भी आपका एंट्रेंस हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर देखें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, अब हम इस पर फोकस करने वाले हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं। अभी तक जो मैंने चार्ट आपको बताया था उसे आप बना लीजिएगा, ताकि आपको आसानी से आप उसे याद कर सकें। जैसा कि दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि जो पुराने टाइम का मानव था वो धीरे धीरे उसे जैसे जैसे ज्ञान हुआ उसने अपने औजार और नुकीले बनाए और उसने जो है अपना जीवन काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया। सिंधु घाटी सभ्यता आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सभ्यता कितनी ज़्यादा अच्छी है, आज की सभ्यता के बराबर को ये टक्कर देती है। जैसा हम लोग अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं उससे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिविलाइज थे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे आपको अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी सभ्यता है वो गांव में, मतलब गांव में दिखती हैं, पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय व्यवस्था पर आधारित सभ्यता है। इसमें आप इसकी सबसे पहले टाइमिंग लिख लीजिए। ठीक है, डेट या फिर टाइम पीरियड। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो विविध विद्वान हैं, जितने भी विद्वान हैं सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और काफ़ी ज़्यादा दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमको कौन सा याद करना चाहिए, ये आप में कन्फ्यूज़न होगा। तो देखिए कार्बन 14 के आधार पर जो डेट टाइमिंग विद्वान हैं उन्होंने कई मत दिए हैं। ठीक है, तो हमें कौन सा मत याद रखना है, तो कार्बन 14 के आधार पर जो डेट निकाली गई है वो है 2500 से लेकर 1750 ईस्वी सन पूर्व तक। इसे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में भी आपको यही पूछा जाएगा। आपको किसी और विद्वान का जो है टाइम पीरियड देखने की ज़रूरत नहीं है, मेन इसी पर हम लोग फोकस करेंगे, 2500 से 1750 ईस्वी सन पूर्व। अब हम जानते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके क्या अन्य नाम हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु पे ही बात कर लें, तो यह जितने भी नगर थे जैसा कि लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, ये जितने भी थे सब सिंधु नदी के किनारे थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह नाम किसने दिया था, तो ये सर जॉन मार्शल ने दिया था। सर जॉन मार्शल ने इन्हें क्या कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता कहा था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नदी के किनारे किनारे, जैसा कि आपको पता ही है कि नदी के किनारे ही सभ्यता का विकास होता है, तो यह सिंधु नदी के घाटी के किनारे इसका विकास हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि खुदाई में सबसे पहले जिस शहर को खोज में पाया गया वो था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा नगर का जो है उत्खनन सबसे पहले किया गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। आगे बढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता का और भी नाम है, तो उसे भी आप लिख लीजिए, सरस्वती नदी सभ्यता। हालांकि ये इतना आपको कभी सुनने में नहीं आएगा, पर हम आपको यहाँ पर एक जो है फैक्ट बताते हैं, अच्छे से जानकारी देते हैं, ताकि आप वो भी सुने रहे। कभी मान लीजिए आपको पूछ भी ले तो आप इसे बता सकते हैं। हाँ, ये आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सरस्वती नदी सभ्यता भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो पुराना वेद है उसमें ऐसा मिलता है कि सरस्वती नदी के किनारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम आपको समझा रहे कि इसका मतलब जो ग्रंथ है उसमें ये दिया हुआ है कि नदी के किनारे कई नगरों का सिविलाइज्ड हुए, वो सब इसीलिए इसे सरस्वती नदी सभ्यता भी कहते हैं। ये जो है ये नाम आपको
उन बुक में देखने को मिलेगा, जैसे वेद है उनके बुक में ये देखने को मिलता है सरस्वती नदी सभ्यता, इसलिए इसे कहा जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो इसे सीडन सभ्यता भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सीडन सभ्यता क्यों? तो दोस्तों सीडन ग्रीक भाषा में कहा जाता है। सीडन जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का है। ग्रीक में सीडन का मतलब होता है कपास, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से जो है भली भांति परिचित थे, इसलिए इसे सीडन सभ्यता भी कहा जाता है। और विश्व में सबसे पहले जो है कपास की खेती किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने ही की थी, यहाँ के लोगों ने ही की थी, इसलिए इसे सीडन सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो इतना सब आप नाम याद रख लेंगे। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। चलिए, अब हमने इसमें डेट के बारे में डिस्कस कर लिया। दोस्तों तो हमने यहाँ पर सीडन सभ्यता के बारे में भी समझा कि इसे सीडन सभ्यता क्यों कहते हैं। अब यहाँ के प्रमुख नगर कौन कौन से थे वो भी आप जान लीजिए। एक हेडिंग में लिखिएगा प्रमुख नगर। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, चंदहुडो, बनावली और लास्ट में लोथल। दोस्तों यहाँ पर यह सब प्रमुख नगर हैं। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, चंदहुडो, बनावली और लोथल, यह सभी किस नदियों के किनारे बसे हैं और क्या प्रमुख विशेषता है आगे हम डिस्कस करेंगे। इसे आप ज़रूर नोट कर ले। चलिए, यहाँ पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इंडिया एजुकेशन हब पूरा इस बार एक चार्ट लेकर आया है आप सभी के लिए कि आप सभी छात्रों को घर बैठे तैयारी कैसे कराई जाए। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, PDF भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। समय समय पर आपके डाउट क्लासेस भी रखे जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा आपको जो है यहाँ से तैयारी करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। इंडिया एजुकेशन हब BA एंट्रेंस, जितने भी UG के एंट्रेंस है या PG के एंट्रेंस है और CHS की भी तैयारी करा रहा है। हमारे चैनल पर CHS से रिलेटेड अपडेट भी दी जाती है और इस बार तैयारी भी कराई जा रही है आपके CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे BHU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप हमारा ये पेड कोर्स खरीद सकते हैं। इन सभी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वहाँ पर एक नंबर भी दिया गया है जिस पर आप कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए हड़प्पा के बारे में, क्योंकि जो सबसे पहला उत्खनन किया गया क्षेत्र था वो था हड़प्पा। हड़प्पा जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी सन 1921 में इन्होंने खोज की थी। हड़प्पा कैसे खोजा गया? तो मजदूर जो है वो रेल का काम चल रहा था, रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी। तो उस टाइम जब पटरियाँ बिछाई जा रही थी तो एक बहुत ही बड़ा सा, जब उन्होंने खुदाई की तो बहुत ही बड़ा सा एक क्षेत्र मिला जहाँ पर पक्की ईंटों उन सभी से बना हुआ एक जो है पूरा शहर निकल कर आता है और ये होता है हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर इसकी खोजकर्ता कौन है? तो यह है दयाराम साहनी। कितने सन में? 1921 में। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा अभी वर्तमान में पाकिस्तान के एरिया में आता है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से क्या क्या प्रमुख जो है वस्तुएं मिली है? तो अन्नागार मिले हैं। अन्नागार मतलब जहाँ पर अन्न को संग्रहण करके रखा जाता है, अन्नागार मिले हैं। उसके बाद मूर्ति भी मिली है। ठीक है, ये हड़प्पा में कुछ विशेष जो मिला है वो है अन्नागार, मूर्ति। ये हड़प्पा के बारे में आपने जान लिया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो के ऊपर। इसे हम इरेज कर देते हैं। दोस्तों कब्रिस्तान भी यहाँ से मिला है। ठीक है, और
मजदूरों का निवास स्थान भी, ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से जो है कब्रिस्तान भी मिला है और मजदूरों का निवास स्थान भी मिला है और अन्नागार भी मिले हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। और चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड हेडिंग है मोहनजोदाड़ो की। सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में समझ लें। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है या फिर मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। टीला, ठीक है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? तो यह सिंध नदी के किनारे लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिले में। कई बार आपसे पूछ लेता है यह किस जिले में स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है, तो अब आप बता सकते हैं ऑप्शन क्या टिक करेंगे। सिंध नदी के किनारे जो है, सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से सबसे बड़ा स्नान घर। ठीक है, सबसे पहले आप स्नान घर लिख लीजिएगा। अगर मोहनजोदाड़ो से अगर आपको कोई प्रश्न आता है तो सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न यही होता है कि सबसे बड़ा स्नानघर है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो वो प्राप्त हुआ था मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था सबसे बड़ा स्नानघर। इसे देखकर ऐसा लगता है कि सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए होंगे, कोई धार्मिक पूजा हुआ होगा, यहाँ पर सब इकट्ठे होकर स्नान किया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो सबसे बड़ा स्नानघर यहाँ से प्राप्त हुआ है और अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, और ये अन्नागार भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसमें एक जो है इसे कहा जाता है डांसिंग गर्ल। एक जो है कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, डांसिंग गर्ल है, इसे कहा जाता है कांस्य की मूर्ति, वो भी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो अन्नागार, एक डांसिंग गर्ल, स्नानगार, ठीक है, ये सभी प्राप्त हुए हैं मोहनजोदाड़ो से। तो यहीं से आप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है, इससे बाहर कुछ आपका आएगा नहीं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो के बाद अब हम जानते हैं लोथल के बारे में। आपका हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल से ही अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। खैर, हम उसके अलावा आपको धोलावीरा, बनावली में भी क्या क्या मिले हैं प्रमाण, और वहाँ से उन सभी के बारे में भी बताएंगे। लोथल, तो लोथल यह कहाँ पर है? तो यह गुजरात में अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिले के लोथल स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद आप समझ लीजिएगा, गुजरात के लोथल में। अहमदाबाद के नज़दीक एक गांव है गोमट, ऐसा ही कुछ नाम है, सिमिलर, ठीक है। गोमत नदी जो है, गोमत गांव है, उसी के पास यह लोथल स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर आएगा भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। यह कहा, ये मतलब यहाँ से क्या मिला है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह आएगा लोथल से। सबसे प्राचीन बंदरगाह प्राप्त हुआ है। उसके अलावा लोथल से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो क्या करते थे? विदेशों से भी व्यापार करते थे, क्योंकि लोथल से जो है ऐसे कई वस्तुएं प्राप्त है जिनसे ये अनुमान लगाया गया है कि
जैसे मुद्रा, जो बाहरी देश की मुद्रा है वो प्राप्त हुई है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग कई सामान वहाँ पर आयात किए जाते थे और उनसे जो प्राप्त मुद्रा है वह भी लोथल से मिली है, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है। बंदरगाह भी था, तो यहाँ से कई सामान जो है इंपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, तो लोथल के बारे में आप जान लीजिए। तो दोस्तों, लोथल भोगवा नदी के किनारे और सबसे प्राचीन बंदरगाह यहीं से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से आपको क्या क्या मिला है, तो हाथी दांत, ठीक है, चावल के दाने, हाथी दांत का प्रयोग जो है मापन के लिए किया जाता है, तो लोथल में जो है मापन भी था। जैसे कि अभी आप देखते होंगे हम कोई भी सामान लेते हैं तो माप तौल के दिया जाता है, तो उस टाइम में माप तौल के लिए भी कई वस्तुएं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो हाथी दांत, चावल के दाने, ये सब लोथल से प्राप्त होते हैं, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इससे आपको यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर तो कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं, धौलावीरा के बारे में जानकारी ले ले। धौलावीरा कहाँ पर है, तो यह कच्छ के खादिर बेत में स्थित है। इनके खोजकर्ता कौन है, बीबी लाल और विष्ट हैं। सन 1959 में इसकी खोज की गई थी, पर उस टाइम जो है जब खुदाई हो रही थी काफ़ी ज़्यादा उस पर डिफ़िकल्टीज आ रही थी, इसके चलते खुदाई बंद कर दी गई थी। अब उसके बाद आते हैं सन 1990 में, 91 में जब आते हैं तो फिर से इसकी खुदाई की गई, तो धौलावीरा से जो है एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम प्राप्त किया गया। ठीक है, खेल का मैदान, स्टेडियम और जलाशय प्राप्त हुआ। तो जलाशय से ऐसा माना जाता है कि लोगों के घर में जो आपूर्ति है टंकी द्वारा, तालाबों द्वारा जो है जलापूर्ति करी जाती थी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि धौलावीरा की खासियत क्या है, तो यहाँ पर जो है जलाशय का जो एक तकनीकी व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो धौलावीरा में जो जलाशय का व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, ये आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे धौलावीरा में बताइएगा। लोथल से जो है बंदरगाह और यहाँ का जलाशय। अब हम बनावली की ओर देखते हैं। बनावली हिसार में आता है, जो कि हरियाणा में है। इसकी खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट है। और सन 1974 में इसका खोज किया गया था। बनावली से जो है टेराकोटा के हल प्राप्त है। टेराकोटा क्या होता है, तो पक्की ईंटों द्वारा जो बनता है उसे कहते हैं टेराकोटा, लाल रंग का। ठीक है, तो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है और जौ के भी जो है प्रमाण मिलते हैं, मतलब उस टाइम में जौ भी उगाया जाता था। तो बनावली से पूछता है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में जौ के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो आपको राइट आंसर क्या है, बनावली आएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, चंदहुडो। चंदहुडों से आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ से लिपस्टिक और मुहर निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और एनजी मजूमदार ने जो है इनका खोज किया था चंदहुडो का। यहाँ से लिपस्टिक और मुहर निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। और हमारा लास्ट है कालीबंगा। कालीबंगा जो है सरस्वती नदी किनारे स्थित है और इसके अलावा खोजकर्ता कौन है, अमलनाथ घोष। और यहाँ से क्या हुआ है, जुते हुए खेत मिले हैं, मक्का उगाने के साक्ष्य और पक्की ईंटें भी मिली हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने इतना तो समझा होगा कि लोथल के लोग, लोथल क्या, जितने भी नगरीय व्यवस्था यहाँ पर हमने आपको बताया कि जलाशय देखने को मिलते हैं। ठीक है, पक्की ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया है, तो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज थे। यहाँ के लोगों का जो है सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अभी की तुलना में भी आप देखें तो नगरीय व्यवस्था में भी आपको जो है नाली व्यवस्था जैसे उस टाइम की थी वैसे अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब उतना टाइम पहले की नाली व्यवस्था इतनी अच्छी थी। नाली व्यवस्था भी दो प्रकार की थी कि एक में जो है साफ़ पानी जाएगा, ठीक है, और एक में से गंदा पानी जाएगा। और यह सब ढका हुआ रहता था, पत्थरों से इसे ढका भी जाता था और थोड़े थोड़े दूर पर जो है लैंप भी लगे हुए थे। ठीक है, तो ये सब काफ़ी अच्छा था उस टाइम। और इनका जो है ये दूसरों के साथ व्यापार भी करते थे। उतने पुराने टाइम पे मेसोपोटामिया से भी साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ से उनका व्यापार हुआ है। तो यहाँ पर कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो हम आपको लिखवा देते हैं, आप उसे बुक में नोट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो यह लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ऐसा किस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, तो मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, ठीक है, हड़प्पा से,
वहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा है, उसमें योनि से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। और पशुपति की मूर्ति मिली है। इसके अलावा यह लिंग और योनि की भी पूजा करते थे। पीपल का वृक्ष काफ़ी पवित्र माना जाता था, क्योंकि मुहरों से और भी कई जगह जो प्राप्त हुआ है उनसे यही अंदाज़ा लगाया जाता है। पीपल के वृक्ष कई बार देखने को मिला है, तो ऐसा माना जाता है कि वो पीपल के वृक्ष को काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते थे। ठीक है, और पशुपति की मूर्ति में इसका संबंध लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वह शिव, भगवान शिव की उपासना करते थे, पर इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि वह शिव की ही जो है पूजा करते थे। इसका जो है काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद है इसमें, तो आपको सिर्फ इतना ज्ञात रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि पशुपति की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, ये एक मूर्ति है जिसमें कि भैंस, सांड, हिरण, यह सभी, ठीक है, बाघ और हाथी। तो अगर आपसे पूछता है पशुपति की मूर्ति में कितने एनिमल्स को दर्शाया गया है, तो 5, भैंस, सांड, हिरण, बाघ और हाथी। और यह जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, लिंग और योनि की भी पूजा की जाती थी और पीपल का वृक्ष काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था। अब हम बात कर लेते हैं इनके आर्थिक जीवन के बारे में। इनका आर्थिक जीवन कैसा था? तो यह लोग पशुपालन भी करते थे। जैसा कि हमने प्रागैतिहासिक काल में देखा था कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है वह शिकार करता था, जितने भी जीव जंतु होते थे उनको मार के खाया जाता था। पर जैसे जैसे ही सोच का विकास होता है, इनको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, तो यह पशुपालन भी करने लगते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पशुपालन भी किया और कृषि भी की। और कृषि, पशुपालन इन्होंने किया है। और आर्थिक व्यवस्था में आप देखें तो विदेशों से भी व्यापार होता था। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, विदेशों से व्यापार। दोस्तों, कई बार सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ का लोकल सभ्यता नहीं माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि बाहरी कोई सभ्यता आई थी जो यहाँ बस गई थी, पर इसके बारे में भी वाद विवाद है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता में कि क्या ये बाहर से आए थे, तो नहीं, अभी जो हाल में ही चल रहा है वह है लोकल, मतलब ये लोग यहाँ के स्थानीय निवासी थे, यहीं के थे, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो लोकल लोग थे, मतलब जो है यहीं के थे, यहीं से निवास करते थे, ना कि कहीं बाहरी थे। विदेशी सभ्यता कहती है कि ये हमारा एक उपनिवेश था जो यहाँ पर आकर बस गया था। ठीक है, पर उस बात को भी काटा गया है, क्योंकि कई बार ये आप देख रहे हैं कि जो इसके साथ की अन्य सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब उतनी ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं थी जितनी ज़्यादा की सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो इसी से आप पता चल सकता है कि वो उन सभ्यता से हमने नहीं सीखा, बल्कि हमारी सभ्यता ही इतनी अच्छी थी, इतनी विकसित थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या किस किस, तो यह जौ, कपास से परिचित थे। क्योंकि कई बार आपको ऑप्शन दे देता है, किसी भी आपको अनाज का नाम दे देगा कि ये किससे परिचित थे या नहीं थे, तो देखिए ये जौ और कपास से परिचित थे। ठीक है, और धातु में बात करें तो यह कांस्य और तांबे से भी परिचित थे। और किससे परिचित नहीं थे, तो वह है लौह से। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में जानकारी प्राप्त थी या नहीं। तो देखिए उनको जानकारी प्राप्त नहीं थी। ठीक है, लौह की जानकारी वैदिक काल में होती है। आगे आने वाली वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी फैक्ट मैंने लिखवाए हैं उसे आप लिख लीजिए। धार्मिक जीवन, ठीक है, उसमें भी पशुपति की मूर्ति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और
आर्थिक जीवन में ये पशुपालन भी करते थे, कृषि भी व्यवस्था थी और विदेशों से व्यापार भी होते थे। जौ कपास से परिचित थे, ठीक है। खेती भी हमने आपको बताई कि वहाँ से जो है चावल के दाने जैसा कि लोथल से प्राप्त हुआ, बनावली से जुते हुए खेत, ठीक है, धोलावीरा, इन सभी जगह से भी कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और यह जो है कांस्य तांबे से भी परिचित थे, लौह से परिचित नहीं थे। अब दोस्तों थोड़ा हम इनका नगरीय व्यवस्था देख लें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है। विशेषता इनकी नगरीय विशेषता ही है। विशेषता तो विशेषता अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है, तो इसका नगरीय व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था। हड़प्पा में भी इस बात का, हड़प्पा अगर जब उत्खनन हुआ तो उसमें भी है कि सड़क एक दूसरे को समकोण से काटती हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। सड़क एक दूसरे को समकोण से काटती है, नगरीय व्यवस्था में हम बता रहे हैं। और जो नगर है उसके साइड से जो है किलेबंदी भी की जाती थी, ऐसे, ठीक है, किलेबंदी की जाती थी, नगरीय व्यवस्था में देखने को मिलता है। गांव से अटैच रहता था, पर गांव पे कोई जो है नगरीय जो है दुर्ग ऐसा निर्माण नहीं किया जाता था साइड से। ऐसा जो शहर है उनमें साइड में दुर्ग ऐसे बनाए जाते थे, ठीक है, एक कह सकते हैं बॉर्डर लाइन बनाई जाती थी, अगर हम नगरीय व्यवस्था की बात करें तो। कई जगह गांव और शहर दोनों के अलग अलग बॉर्डर लाइन बनाए गए हैं, ठीक है। और कई जगह गांव शहर को एक में कर एक साइड में बॉर्डर लाइन बनाया गया, तो दुर्गीकरण किया गया था। लोथल जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता में ये देखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। अब आपकी लगातार क्लासेस आ रही हैं, जितने भी सर हैं मैम हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, मैथ की क्लासेस और भी जितने हिस्ट्री जियोग्राफी की क्लासेस हैं वो सभी आ रही हैं। तो आप उन्हें अच्छे से देखिए, उनके नोट्स बनाएं और अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। अगर आपको और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इसे हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, उसका हम रिप्लाई देंगे। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। नमस्कार।